गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट में 3 क्लासें और पहले चल चुकी हैं। इसके पहले आज आपका चैप्टर फर्स्ट का चौथा क्लास है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का विकास या उदय। तो कल वाले क्लास में आपको रूढ़िवादी व्यवस्था के बारे में बताया गया था और 1930 की फ्रांस की क्रांति, पहली क्रांति के बारे में बताया गया था और रूमानी संकल्पना के बारे में बताया गया था। राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति, कल्चर की क्या भूमिकाएं हैं, क्या योगदान है, इसके बारे में बताया गया था और बोलियों का क्या प्रभाव पड़ा क्रांति में। इसके बाद 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयों का सामना आया, इसके बारे में बताया गया था। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह के बारे में। पेरिस में 1848 ईस्वी में पेरिस में विद्रोह के बारे में आपको अध्ययन कराया गया था और 1848 में उदारवादियों की क्रांति के बारे में आपको बताया गया था। आज आपको जर्मनी का एकीकरण, जैसा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना है, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जर्मनी का कैसे उत्थान हुआ, कैसे निर्माण हुआ। तो जर्मनी के निर्माण में सेना क्या भूमिका निभाई, या जर्मनी में राष्ट्रवादियों या उदारवादियों की जीत और पराजय कैसे हुए। 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। रूढ़िवादी शक्तियों ने इस स्थिति को, इस कंडीशन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन के लोग में काफी व्याप्त थीं। जो मध्य वर्ग था जर्मन का, उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचक संसद द्वारा शासित एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में बदलने का प्रयास किया। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दी। यानी राजा और फौजी शासक जो थे, वे मिलकर के इस प्रयास को, राष्ट्र संघ बनाने के प्रयास को दबा दिया और नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया। फिर जो है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क है। तो इसका योगदान क्या रहा, किस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा किया, संगठित किया। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद प्रशासक जो थे और राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, प्रतिपादक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीन युद्ध में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, क्योंकि जर्मनी का अधिकांश हिस्सा पर्सा में विलय था, ऑस्ट्रेलिया में विलय था, डेनमार्क में विलय था। लेकिन बिस्मार्क ने अपने बहुत कुशल नेतृत्व के द्वारा ये तीनों देशों पे विजय पाई और जर्मनी को इकट्ठा किया। तो ऑटो वन बिस्मार्क की जीत हुई और
जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और इसमें बिस्मार्क का योगदान अतुलनीय रहा। इसके बाद यूरोप महाद्वीप का एक देश इटली भी था, वहां भी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी थी। एकीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले इटली तमाम राजनीतिक खंडों में विभक्त थी, बटी हुई थी, विखंडन हुआ था, अनेक राज्यों में बटा हुआ था इटली। इटली कई वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के बीच में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में यानी 1850 के दशक में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमांड में एक इरावती घराने का शासक था। उसी भाग ऑस्ट्रिया के हैम्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। अब तक इरावती भाषा में एक भी साझा भाषा का रूप ग्रहण नहीं किया था। तो इस तरह से क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर भी इटली बहुत सारे खंडों में विभक्त थी। अब उसको बारी थी कि इटली को कैसे इकट्ठा किया जाए। इटली तमाम जो छोटे छोटे राज्यों में विखंडित थी उसको इकट्ठा करना। तो इटली के एकीकरण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस तरह से जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया में बिस्मार्क का योगदान अतुलनीय रहा, उसी तरह इटली के प्रक्रिया में भी जिससे मैसनी, काबूर, गैरीवाल्डी आदि महान कुशल नेतृत्वकर्ता इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। इस समय इटली अनेक वंशानुगत का मतलब होता है कि एक वंश का ही चली आ रही परंपरा वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इरावती भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप भी प्रचलित थे। 1830 ईस्वी के दशक में जिउसेppe मैसनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया था। 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उसके कारण इरावती राज्यों में एक बिखराव आ गया था, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई। तो सार्डिनिया पीडमांड का जो प्रधानमंत्री काबूर था, उसने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ कर दी और आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किया काबूर ने, और फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांड ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया इटली कब्जा किया था, अब तो ऑस्ट्रिया को सार्डिनिया पीडमांड मिलकर के हरा दिया। इस युग में गैरीवाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में तमाम कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ा। फिर 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली में 2 सिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांड के सैनिकों ने भी प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को भी पराजित कर दिए। जो स्पेन भी इटली पे कब्जा जमाया हुआ था, अब स्पेन भी को हरा दिया। धीरे धीरे इटली एक संगठित देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पे उभरने की क्रम में आगे बढ़ा।
61 ईस्वी में विक्टर इनामुल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसको 1861 ईस्वी में जब इटली को इकट्ठा कर लिया गया तो संपूर्ण इटली का राजा बनाया गया, किसको? विक्टर इनामुल द्वितीय को। और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, इटली की प्रक्रिया एकीकरण पूरी हो गई, यानी इटली अब एक राष्ट्र के संगठित राज्य के देश के रूप में फ्रांस में अभ्युदय हुआ इटली का। इटली का एकीकरण बहुत आसानी से नहीं हुआ। इटली के एकीकरण में तमाम रुकावटें आई, बाधाएं आई, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक विखंडन, राजनीतिक बिखराव का लंबा इतिहास रहा। विदेशी शक्तियों का भी आधिपत्य जमा हुआ था इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पर, तो उनको भी हटाना था। उनको हटा करके तभी इटली को इकट्ठा किया जा सकता था, तो ये बाधाएं थी, प्रमुख कारण था। पोप का शासन चला रहा था, ये भी एक समस्या थी। तो ये तमाम ये समस्याएं थी जो इटली को इकट्ठा नहीं होने दे रही थी। लेकिन हमारे जीव मैसनी के नेतृत्व में, काबूर के नेतृत्व में, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण की प्रक्रिया और बाधाओं को हटाया गया। तो इस तरह से इटली के एकीकरण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया गया। इस चैप्टर में ब्रिटेन की भी अजीबोगरीब दास्तां कुछ रही। तो ब्रिटेन राष्ट्र राज्यों का निर्माण भी हुआ था, अन्य राष्ट्र राज्यों से भिन्न, और अचानक भी किसी परिवर्तन का परिणाम नहीं था। वहाँ भी लंबा इतिहास रहा, लेकिन कोई रक्तपात नहीं हुआ यहाँ की क्रांति में। और आयरलैंड का भी विलय हो गया इंग्लैंड में। इस तरह से इंग्लैंड भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विलय हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज जो है आपका लास्ट क्लास था चैप्टर फर्स्ट का। थैंक यू।